children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Today again one request, subscribe more and more, comment more and more, like more and more so that I can be motivated more and more and I can do more and more for you. Right? So again 2 minutes motivational session, right? We all, right, can do wonders. ये पहले भी आपको मैंने बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं. We can do wonders, right? एंड आप लोग तो फुल ऑफ एनर्जी हैं बच्चों. ग्रोइंग है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स तो ग्रोइंग है, फुल ऑफ एनर्जी है. तो विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है. जितने भी टारगेट डिसाइड करोगे सब छोटे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो आपके गोल से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यू आर ग्रोइंग. तो विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट बड़ा नहीं हो सकता. हारता वही है, हारता वही है जो दिल से नहीं लड़ता. ठीक है, अगर हम दिल से लड़ें तो हमारी जीत तो पक्की ही होती है. ठीक है, तो हम मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल से आप जुट जाओ ताकि आपकी जीत, जो आपका टारगेट हो, वो पक्का हो. ठीक है. सो अगेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मैंने कल आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तक पूरा पढ़ा दिया था. टुडे आई विल डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चों को मीनिंग ही क्लियर नहीं होता. बच्चों, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? दे यूज्ड टू से बिल्डिंग. बिल्डिंग इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? बेसिकली इट ए सेट. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स set of various services. ठीक है, various facilities. ठीक है, ये सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं बच्चों, जो क्या करती है, हमारे आउटपुट यानी कि इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में क्या करती है, सपोर्ट करती है. वो सेट ऑफ सर्विसेज विच गिव सपोर्ट in the productive activities, whether in primary sector, secondary and tertiary sector. This set of various services and facilities that makes the infrastructure. Infrastructure है क्या? Basically this is the base. क्या है? This is the foundation. जैसे किसी बिल्डिंग को अगर हमें बनाना है स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह से अगर वी वांट टू ग्रो एनी इकोनॉमी, राइट, सो फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? दिस सर्विसेज should be available to the people, to the investors, to the producers, right? With the help of these facilities, these services, they can do production in primary, secondary and tertiary sector. So this set of various services which give base to the productive activities, to the growth, which is the base, which is the foundation of economic growth, is known as infrastructure. It's not building, and it's not any in बिल्डिंग एटसेट्रा. क्योंकि जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर पूछो बच्चों से तो बच्चे क्या आंसर देते हैं? इट्स बिल्डिंग. बिल्डिंग नहीं है, राइट. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एंड सोशल, इट इज डिवाइडेड एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. समझ में? जो सर्विसेज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में. इन एनी ऑफ द सेक्टर दे मेक्स द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. इट क्रिएट्स हियर द contribute directly to the productive activities and it enhances the productivity of nation. ये किसकी productivity बढ़ा रही है?
बढ़ाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, अगर जिसमें जहां पे रोड अच्छी है, अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोचो, अगर मान लो बस रोड्स अच्छी नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो आपका स्कूल क्या अच्छे से ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपका स्कूल क्या ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। इनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, स्कूल चला ही नहीं सकते। तो स्कूल क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट। एंड उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल, राइट। इकोनॉमिक्स में ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली अफेक्ट द आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, आपकी फीस कहाँ जमा होती है? बैंक्स में, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट। विदाउट दीज सर्विसेज, banking, transport, communication, we can't do the production in any of the producing sector, primary, secondary and tertiary, ठीक है। तो उसको हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। और सोशल क्या है? विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट, ठीक है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट। ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किसमें? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। और ये कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे करता है? कि पहले इसमें आता है आपका एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, राइट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये हमारा सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज ओनली द हेल्थ ऑफ द पीपल कैन बी बेटर। इफ हेल्थ इज बेटर देन दे कैन प्रोड्यूस मोर, दे कैन कंट्रीब्यूट मोर, ठीक है। तो ये एजुकेशन, इफ एजुकेशन सर्विसेज विल बी बेटर इन द नेशन, सो द पीपल विल बी स्किल्ड, and if being skilled they can contribute more to the productive activities. तो social infrastructure indirectly मतलब by enhancing the productivity of human resource, right? Then if the productivity of human resource will be higher, then they contribute more to GDP, more to output. तो ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? सोशल, इनडायरेक्टली। तो ये क्या बढ़ा रहा है? प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, राइट। और ये क्या बढ़ा रहा है? प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, राइट। तो ये क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके इंट्रो में ये दिया, तो 3 मार्क का क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन एडिशनल आ सकता है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज डिस्कस करेंगे? रोड करेंगे, राइट, रेलवे करेंगे, क्योंकि यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टू सर्व देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। कॉलोनियल इंटरेस्ट क्या था? टू टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड टू सप्लाई द फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने क्या डेवलप किया? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या 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 कौन कौन सा एरिया पर ध्यान दिया, ठीक है, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। दैट आई विल डिस्कस हियर, राइट। पहला उन्होंने रोड को डेवलप किया। रोड को डेवलप करने के लिए लॉजिक क्या था बच्चों? कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, कि वो इतनी वास्ट कंट्री में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, राइट। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रोड्स, दैट इज हियर द मोबिलाइजिंग द आर्मी इन सच ए वास्ट कंट्री, ठीक है। दूसरा क्या था? रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल को इंटीरियर एरिया से कलेक्ट करना और उसको कहाँ भिजवाना? पोर्ट के थ्रू, रेलवे से पोर्ट के थ्रू ब्रिटेन भिजवाना, ठीक है। तो मोबिलाइजिंग द आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू सप्लाई द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू देयर ओन कंट्री, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द रोड्स हियर, राइट। दूसरा था इन रोड्स, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज की
जो रोड थी दे वर नॉट इन गुड कंडीशन, दे वर नॉट ऑल वेदर्ड रोड. ऑल वेदर्ड रोड बाय नेम इट इज क्लियर कि वो रेनी सीजन में उस पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो कच्ची होती थी बच्चों, मेटल्ड रोड नहीं होती थी, राइट. और रेनी सीजन जब होता था तो वहां पे हम नहीं जा सकते थे, वो डिस्कनेक्टेड एरिया हो जाते थे. और उसके कारण अगर उस समय पे फेमाइन हो जाए, राइट, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, तो उसमें क्या होता था कि हम वहां पर पहुंच नहीं पाते थे और वहां पे क्या होता था, आपका लोग भूख से मरने लगते थे, फेमाइन हो जाती थी. ठीक है, तो ये सिचुएशन थी जो उनकी ज़रूरत की रोड्स थी, उन्होंने डेवलप की, लेकिन फिर भी कंट्री में ऑल वेदर रोड की शॉर्टेज थी. और ऑल वेदर रोड्स की शॉर्टेज के कारण बहुत सारी जगह पे इंटीरियर एरियाज में जो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड एरियाज नहीं थे, वहाँ पे क्या फेमाइन और नेचुरल कैलेमिटीज जैसी चीज़ें होती रही. नेचुरल कैलेमिटी होती थी, ठीक है, और फेमाइन मतलब लोग भूख से मर जाते थे तो उनको खाना पहुंचा नहीं पाते थे हम. ठीक है, और जब खाना नहीं पहुंचाते थे तो इट कॉज द डेथ ड्यू टू स्टारवेशन. ठीक है, तो ये सब क्या होता था आपका बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल वेदर रोड, राइट. दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेलवे. रेलवे इट्स ए कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडिया, है ना. इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, राइट. अब रेलवे को भी उन्होंने कब कौन से ईयर में, क्या ये ईयर वन मार्कर के लिए आता है, स्टार्ट हुआ 1850 में, राइट, 1850 में. और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाना. ठीक है, और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी, राइट. और कौन से ईयर में चली थी, 1853 में. 50 में इंट्रोड्यूस हुआ, 53 में, 1853 में, राइट. डेट थी बच्चों 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाना एक पैसेंजर ट्रेन चली थी, राइट. और इसके साथ रेलवे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. अब जब पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर जानते हो ना, जिसमें हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, गुड्स ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है. तो जब पैसेंजर ट्रेन बच्चों चलने लगी तो उन्होंने क्या किया, सारे जो जोग्राफिकल बैरियर्स थे कि हम वहाँ नहीं जा सकते, बहुत दूर है, कल्चरल बैरियर्स थे, यानी कल्चरल एक्सचेंज नहीं होती थी, क्योंकि हम नॉर्थ के लोग साउथ में नहीं जा सकते थे, साउथ के लोग नॉर्थ में नहीं आ सकते थे. अब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, द मूवमेंट ऑफ पीपल स्टार्टेड ऑल ओवर द country, and it broke the geographical barriers, it broke the here cultural barrier and spread the national integration. और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया था. that was again the positive point. ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कि उसके बाद ही हमने पूरे जो देश के लोग थे उनको जोड़ा था आंदोलन के थ्रू, और उनको जोड़ के हमने इन ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट, ठीक है, हमने लड़ाई लड़ी थी और हम जीते थे अल्टीमेटली, राइट. तो उसने रेलवे का ये कंट्रीब्यूशन था. इसके बाद आपका जो रेलवे था, राइट, एनहांस द कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियल गुड्स ट्रेन बनी बच्चों. और अंदर गांव जो इंटीरियर होते थे उनको रोड के थ्रू, ठीक है, जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करके रेलवे में लाया जाता था और रेलवे के से पोर्ट में जाता था, पोर्ट से उनके कंट्री में जाता था कॉमर्स. और इस रेलवे में का जो प्राइस था वो कम था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो जो फार्मर्स होते थे वो क्या उगाना शुरू कर दिए, सारे कैश क्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि उनका क्रॉप्स की डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, क्योंकि रेलवे से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता था, सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो जाता था, राइट. तो उन्होंने फूड ग्रेन की जगह पर कैश क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, ठीक है. और कैश क्रॉप उगाने के कारण हमारा कंट्री फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट हो गया ऑन अदर कंट्रीज, एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट वी वर द इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन. इतनी ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड इंडिया के पास होने के बाद भी हम अपने हंगर को खुद से सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे. क्यों?
because of commercialization of agriculture. The Indian farmers started growing the cash crops to meet the hunger of the industry set up in Britain. उनकी इंडस्ट्रीज के लिए हम प्रोडक्शन करते थे और अपने लिए इंपोर्ट करते थे. किसके लिए? अपनी हंगर के लिए, राइट. तो दैट वाज द अनेबल्ड कमर्शियलाइजेशन of Indian agriculture, which adversely affected comparatively self-sufficiency of village economies in India. ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारे जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बोले जाते थे. रूरल इकोनॉमी क्या थी? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. मतलब क्या होता है बच्चों कि अपनी ज़रूरत वो खुद से ही पूरा करते थे, वो दूसरे अर्बन एरियाज पे डिपेंडेंट नहीं थे. उस इकोनॉमी को बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट. और क्योंकि गांव ऐसा करते थे तो सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी, विलेज इकोनॉमी. लेकिन आफ्टर कमर्शियलाइजेशन क्या हुआ? हम डिपेंडेंट रहने लगे अर्बन एरियाज पे. जो फार्मर थे तो वो अपना प्रोडक्शन बेच देते थे और जो फूड ग्रेन था वो कहाँ से खरीदते थे? मार्केट से खरीदते थे और हम इंपोर्ट करना पड़ता था. ठीक है. तो दैट वाज द हियर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ दिस रेलवे. ठीक है. बिकॉज ऑफ विच वी कन्वर्टेड इनटू द इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स from the self-sufficient village economy to the here commercialization, right? We started growing, not growing for themselves, we started growing for market. और market कौन सा था? ब्रिटेन का था, राइट. ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए आउटपुट हमने हमारे फार्मर्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया था, राइट. बिकॉज क्योंकि रेलवे था, रेलवे से इजी कम पैसों में हम ट्रांसपोर्ट कर देते थे. अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यू नो दैट एयर ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड. यानी कि उड़ीसा के आसपास उन्हें कैनाल के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया. लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी बच्चों, एज कंपेयर टू रेलवे, अदर सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट. तो जो ये ट्रांसपोर्ट था, इनलैंड वाटरवेज थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. इनलैंड वाटरवेज प्रूव द अनइकोनॉमिकल, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी. तो कॉस्ट ज़्यादा थी, प्राइस भी ज़्यादा था, तो वो क्या हुआ? प्रॉफिटेबल नहीं हुआ एज कंपेयर टू रेलवे, राइट. एंड कम्युनिकेशन क्या किया उन्होंने? उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के लिए कम्युनिकेशन को डेवलप करना पड़ा. और इकोनॉमिक ड्रेन में मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट की इंडिया में अपने कंट्री से. क्यों? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑन सच ए वास्ट कंट्री. ठीक है. और उस इंपोर्ट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, राइट, को इंपोर्ट करने के लिए हमने अपना जो सरप्लस ट्रेड बैलेंस था वो यूज किया और उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन. हमने जो अर्न किया वो क्या हुआ? ड्रेन हो गया, राइट. अब जो ये कम्युनिकेशन था उसमें बच्चों उन्होंने पोस्टल सर्विसेज भी डेवलप की, लेकिन वो सस्ती भी थी. लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को फुलफिल करने के बाद जो पोस्टल सर्विसेज जनरल पब्लिक के लिए बचती थी वो बहुत ही इनएडिक्यूट थी. ठीक है. वो सर्विसेज इनफ नहीं थी हम इंडियंस के लिए, पोस्टल सर्विसेज जो सस्ती होती थी, राइट. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ दैट वाज ओनली मेंटेन फॉर लॉ एंड ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक्सपेंसिव था और कौन यूज करता था? गवर्नमेंट यूज करती थी. कहाँ से इंपोर्ट करते थे? अपने कंट्री से करते थे. और काहे के लिए करते थे? लॉ एंड ऑर्डर के लिए. पोस्टल सर्विसेज भी गवर्नमेंट यूज करती थी. उसके करने के बाद जो बचता था वो एडिक्यूट नहीं होता था. किसके लिए? इंडियंस के लिए. ठीक है. अब आ जाइए, उन्होंने रीजन फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन द सेम थिंग. रोड काहे के लिए डेवलप की उन्होंने? रोड डेवलप की मोबिलाइजिंग द आर्मी, और दूसरा आपका रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंटीरियर एरियाज ऑफ द कंट्री. रोड डेवलप की, राइट. उसके बाद उन्होंने क्या किया? रेलवे डेवलप किया. रेलवे के डेवलप करने के लिए 3 पर्पस थे.
टू हैव द इफेक्टिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर पहला। दूसरा प्रॉफिटेबल थ्रू ट्रेड, ट्रेड के, क्योंकि वो क्या करते थे, रेलवे के थ्रू अंदर से कलेक्ट करके रेलवे के थ्रू पोर्ट तक पहुंचाते थे, और पोर्ट से रेलवे के थ्रू वो क्या करते थे, फिनिश गुड्स को यहाँ पे बेचते थे। तो काहे के लिए उन्होंने रेलवे डेवलप किया, टू अर्न थ्रू फॉरेन ट्रेड, राइट, बाय इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग द फिनिश गुड्स इन इंडिया। नेक्स्ट उनका फायदा, उनका क्या रीजन था रेलवे को डेवलप करने का, वो था टू मेक द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने सेटअप किया बच्चों, रेलवे से जितनी अर्निंग हुई वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कैसा था उनका, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था इंडिया में रेलवे का। तो टू मेक द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया दे इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, ठीक है। तो टेलीग्राफ को वही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज़ किया, इंपोर्ट किया, राइट, और हमारी ट्रेड बैलेंसेस को जो सरप्लस थे उसको पेमेंट के लिए यूज़ किया, इकोनॉमिक ड्रेन किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा, ठीक है। अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट बचाया, कुछ थोड़े से कि किस स्टेट में इंडियन इकोनॉमी हमारी पहुंच गई थी। एक वीडियो और बनाऊंगी इस पर, फिर चैप्टर ये एंडेड हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ाया वो मैं बता रही हूँ क्या पढ़ाया, कि प्लासी का जो बैटल हुआ था 1857, उसके बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, 200 ईयर्स तक किया, ठीक है। उस रूल के कारण हमारी इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमने वो पढ़ा, एग्रीकल्चर पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पे क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड पे क्या हुआ, ठीक है। हमारा ऑक्यूपेशनल किस स्ट्रक्चर किस कंडीशन में आ गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, और हमारी जो इकोनॉमी थी बैकवर्ड इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट, ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी टू सर्व देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो ये सारा इसमें मैंने आपको पढ़ाया है। इसको एज ए स्टोरी उस एज में पहुंच जाओ बच्चों, ठीक है, और एज ए स्टोरी पहले उसको जानो और फील करो, ठीक है। और जानोगे और फील करोगे तो मेन पॉइंट आपको, फिर कीवर्ड्स को समझ लिया आपने फील करके, फिर मेन पॉइंट को आप याद करो, ठीक है। कि जैसे रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 21, फर्स्ट सेंसेक्स 1881। तो उसको कीवर्ड्स को आपको कौन से स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो गई थी, कौन से स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, IMR कितना था, लाइफ एक्सपेक्ट, फिर उसके शॉर्ट नोट बना लो, चैप्टर ओवर, 100% मार्क्स। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप बताएंगे टू फोल्ड मोटिव, टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल एंड टू सेल द फिनिश गुड्स, जो टू फोल्ड मोटिव थे आने के लिए। अब उसको पाने के लिए उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने उनको बंद करने के लिए हमसे बोला नहीं, उसके लिए पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। टू फोल्ड मोटिव, उसको पाने के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सीक्वेंस देखो, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, वो क्या थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में जो बच्चे कहते हैं ना, अरे थ्योरी है कैसे याद करो, बहुत बोरिंग है, तो वो आपको फील नहीं होगा बच्चों, ठीक है, और आप उसको एंजॉय करके पढ़ेंगे। अब मेरी वीडियोस को कुछ लोग जो इकोनॉमिक्स से मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोस को देख के उनको समझ में आता है, क्योंकि मैं फील करके पढ़ा रही हूँ और वो फील करके देख रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बात क्या है बच्चों, दिल की, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट से करोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।